ठीक है, तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आपको भी पता होगा शायद कि ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपको आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको सिंपल देखें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस केस में जो हम लोग प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्म कर लें, मतलब कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर remains constant थ्रू आउट। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको टेम्परेचर थ्रू आउट द ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, हमेशा आपको कांस्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज कि अगर आपको इस प्रोसेस में आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आप चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो। बड़ा सिंपल सा काम है आपको कि अगर टेम्परेचर कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, अगर उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या होगा, उसके इसमें जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि आपको आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। होपफुली आप इसको समझ लिए होगे। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि अगर हमारा कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग वहां से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला चीज कि अगर आपके पास कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस केस में पहला कंडीशन होता है कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको क्या होगा, ये आपको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, बहुत जगह आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको जीरो होता है। तो आप इसको डायरेक्टली भी आप देख सकते हो या फिर इसको समझ भी लेते हैं। जैसे मान के चलो, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है ओनली द फंक्शन ऑफ, वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होता है, आपको टेम्परेचर का। वो किसका फंक्शन होता है, आपको टेम्परेचर का। और ऑब्वियस है, अगर किसी प्रोसेस में आप टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दो तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या आता हुआ दिखेगा, जीरो आता हुआ दिखेगा। बड़ा सिंपल सा काम है। या फिर इसको हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो, आपने इसको पढ़ा होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, एनसीवी डेल्टा टी। ये हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो आपको अगर पता हो कि आपने अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता जाएगा, आपको जीरो होता जाएगा। तो ये फर्स्ट थिंग हुआ जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पहला चीज कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो। दूसरा चीज, अगर आपका कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको क्या होता है, जीरो। या तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से देख सकते हो या फिर आप इसको मैथमेटिकली भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो अगर यहां तक ये बात है तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म्स की तरफ यहां पे मूव करते हैं। दैट इज व्हाट इज द चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। दैट इज चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच। इंथैल्पी का चेंज हम लोग कैसे इस केस में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, एक तो आप इसको अगर सिंपली मैथमेटिकल प्रोसेस से अगर आप देखना शुरू करोगे तो हम लोग अगर मोलर हीट कैपेसिटी के केस में अगर हम लोग पढ़े हैं तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा इसका किसके वैल्यू के बराबर होता है, चेंज इन इंथैल्पी के। और अगर डेल्टा एच अगर आप लिखोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी। तो अगेन अब बात वहीं पे आगे, अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगेन चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, जीरो। और अगर ये टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू हमारा क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। इसको आप एक और तरीके से आप देख सकते हो, इसको एक और तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे सेकंड तरीका क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पी इंटू वी। देख सकते हैं
अगर मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी? और अगर ये मैं कोई गैस का एनालिसिस कर रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आपको एक चीज जरूर पता होगा कि फॉर एनी आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं डेल्टा एनआरटी, सही है। अब देखो, अगर मैं मान के चलो कोई गैस, कोई सैंपल ऑफ गैस, मान के चलो मैंने एक कोई भी सैंपल ऑफ गैस अगर मैंने कंसीडर किया, तो ऑब्वियस है इस सैंपल ऑफ गैस में एन का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा। आपको पता है कि आर भी आपका कांस्टेंट होता है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी? ये भी आप लिख सकते हो। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी को देख रहे हैं, तो आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है थर्मल प्रोसेस में? जीरो। हमने भी प्रूफ कर दिया। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? अगेन आपको जीरो। और अगर ये दोनों टर्म जीरो हो गए तो आपको डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता हुआ दिखेगा? डेल्टा एच का वैल्यू होता हुआ दिखेगा आपको जीरो, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पहले भी ओरली प्रूफ कर सकते हैं या फिर इसको एक डिटेल मैथमेटिकली तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। बोलो बात सही है? तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो मैं अगर इसको ये प्रूफ कर दिया, तो मैं इसको एक दो पॉइंट आपको जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में आपको लिख दे रहा हूं, ताकि हम लोग देख लें कि हम लोग कहां तक अभी तक प्रोसीड कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इस केस में हमने सबसे पहला चीज क्या देखा कि चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या होता है? जीरो। दूसरा हमने क्या देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? जीरो। और थर्ड पॉइंट हमने देख लिया यहाँ पे कि चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होता है हमारा? जीरो होता है। तो ये तीन टर्म आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम क्या थे, ये तीन चीज आपको समझ में आना चाहिए। बोलो बात सही है? चलिए ठीक है, अगर ये बात सही है तो अब हम लोग थोड़ा सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग ये इंटरेस्टेड हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है तो उस केस में हम लोग हमेशा वर्क डन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम लोग ये देखना शुरू कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। होपफुली कि यहां तक आपको विजिबल होगा। मैं देख लेता हूं कोई बोलने वाला तो है नहीं। ठीक है, यहां तक सही है। चलिए, अब यहां तक अगर हो गया तो अब हम लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ बात हम लोग देखेंगे और एक चीज मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूं। हम लोग किसका वर्क डन देख रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस का। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको वर्क डन का हमारा फॉर्मूला कहता है माइनस पी डीवी विथ इंटीग्रल साइन। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में ना हर इंस्टेंट पे प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में रिलेट कर सकते हो। शायद रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन भी ये होता है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज हर इंस्टेंट पे देखने में आता है। यानी आप उस केस में ना प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में रिलेट कर सकते हैं। और अगर रिलेट कर सकते हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं गैसेस का एनालिसिस कर रहा हूं तो क्या मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकता हूं, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला आता है। और एक चीज मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ये सारे जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग आइडियल गैस पे कर रहे हैं, तो आइडियल गैस है तो इस फॉर्मूले को इजीली लगा सकते हैं। तो क्या मैं यहां से प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूं? तो ये होगा एनआरटी बाय वी। बोलो बात सही है? तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को हर इंस्टेंट पे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया ना, प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं वॉल्यूम का एनालिसिस करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल टर्म कौन सा है? वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एन आर टी बाई वी डीबी, ये हो जाएगा। बिल्कुल आप एनालिसिस को, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, अभी हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, देखना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू, देखो इसमें वॉल्यूम आपका वेरिएबल है, बाकी nRT तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V V1 टू V2।
देख सकते हैं ये सिंपल, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्या आपने मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस ex, इसका फॉर्मूला क्या आता है, log बेस ex। और अगर log बेस e को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़े, log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़े, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2.303 log बेस 10x। बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, nRT log ln को log बेस e भी बोलते हैं, v1 से v2 लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं nRT ln v2 बाय e। तो ये हमारा वर्क डन हुआ किस केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कब, जबकि वो कौन सा प्रोसेस में रहा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब कि ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन हुआ इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बोलो बात सही है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनते चलना, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनते चलना, कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन में सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्या मैं ऑब्जर्वेशन दिखाना चाह रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा सा समझना। देखो कि अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्सपेंशन अगर हो रहा है, अगर मेरा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, होपफुली एक्सपेंशन आपको पता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या बता सकते हो कि v1 और v2 जो हमने लिमिट पुट किया है, तो हमारा एक्सपेंशन होने पे हमारा कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा, तो हमारा v2 बड़ा होगा, क्योंकि v1 अगर इनिशियल वॉल्यूम है, अगर एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम v2 हो गया होगा। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अच्छा अगर ये हुआ होगा तो क्या आप बोल सकते हो कि वर्क डन का वैल्यू माइनस nRT log बेस e इंटू v2 बाई v1 है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया। और अगर मेरा v2 का वैल्यू v1 से बड़ा है, तो क्या आप बोलोगे ये टर्म जो होगा ये हमेशा आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो सही है। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि वर्क डन जो हमारा हो रहा है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, वो हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ये तो शायद आपने पढ़ा भी होगा, ये एक हम लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ याद रखते हैं कि अगर हमारा कभी भी एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो वर्क डन हमारा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां तक सही है। अच्छा अगर ये एनालिसिस आपने लिख लिया तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एनालिसिस को इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू करता हूं कि अगर मान के चलो आपके पास कंप्रेशन प्रोसेस होता, कौन सा प्रोसेस होता आपका, कंप्रेशन। ध्यान से सुनना आप लोग। तो क्या बता सकते हैं कि v1 और v2 जो हमारा लिमिट था इंटीग्रल में, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, v1 v2 में कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा, तो v1 बड़ा होगा, क्योंकि अगर v1 ये था, कंप्रेशन हो गया, तो v1 का वॉल्यूम v2 से बड़ा है। तो अगर ये आपको कंडीशन दिख रहा है तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, w इज इक्वल टू माइनस nRT ln v2 बाई v1, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अगर v1 और v2 में v1 का वैल्यू बड़ा हो गया तो ये वाला टर्म जो ln वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव। सिंपल सा मैथ्स यहाँ पे यार। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव, इस टर्म नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके वर्क डन का हमारा कौन सा फॉर्मूला लाता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव। और शायद ये आपको पता भी होना चाहिए कि कंप्रेशन के केस में वर्क डन जो हम लोग कंसीडर करते हैं उसका साइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बोलने का मतलब ये है कि वॉल्यूम कुछ भी रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आपको वर्क डन अगर पॉजिटिव आया तो आपको ये समझना है कि वो वहां पे कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा होगा, और अगर वर्क डन आपको कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो आपको ये एज्यूम करना है कि वहां पे हमारा प्रोसेस कैसा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। सिंपल सा यही चीज है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जल्दी से देखो, इसके बाद मैं आगे आपको कुछ कहानी बताना शुरू करता हूँ, ठीक। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके आगे एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो, अब ये बात आई कि हमने वर्क डन का तो फॉर्मूला देख लिया भाई, कि फॉर्मूला क्या था, माइनस nRT log बेस e v2 बाई v1, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। ये मेरा क्या है, v2 बाई v1 है, ठीक है। अच्छा अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले मैथमेटिकल क्या अप्रोच करना है कि अगर मैं इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 nRT log बेस 10 v2 बाई v1, ये भी होता हुआ दिखेगा। चलो ये भी हमने समझ लिया।
अब मुझे एक और चीज बताना है आपको, एक और चीज थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि अगर आपको बोला जाए कभी, क्योंकि ये आपको एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको ये चीज जरूर पता होगा कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास दो अलग अलग केसेस दिए होंगे, तो उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ये टर्म कहां से आया, इसको हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में भी डील करते हैं। ये आपको एक्चुअली में बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ अगर अलग अलग कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो बॉयल्स लॉ यही बोलता है कि किसी भी कंडीशन में P और V इस तरह से वेरी करेगा कि उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां तक सही है। तो अगर मैं यहां से मान के चलो कि V2 बाई V1 को यहां से निकालू तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 आ सकता है। तो अगर मैं इस वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी मुझे लिखना पड़े तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 nRT log base 10 P1 डिवाइडेड बाय P2। ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये केस कौन सा चल रहा है हम लोग का, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन। बोलो यहां तक सही है। तो ये हमारा एक छोटा सा टर्म था कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस मेरा वर्क डन क्या होगा। कंप्रेशन एक्सटेंशन का केस हमने देख लिया। अब हम इसके प्रेशर के टर्म्स में वर्क डन को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यहां तक सही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है कि चलो ठीक है, हमने रिवर्सिबल के केस में आइसोथर्मल कंडीशन के वर्क डन को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस ये करना है कि यार अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो उस केस में हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी रिवर्सिबल प्रोसेस को देखा। अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने का एक ही तरीका होता है और सबसे सही तरीका कि आपका प्रेशर को ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल के केस में प्रेशर और वॉल्यूम को हर इंस्टेंट में मैं एक दूसरे से क्या कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया था। ठीक, अब हमारा जो एनालिसिस है दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा, ये भी आपका आइसोथर्मल कंडीशन में, ये भी किस कंडीशन में, आपको आइसोथर्मल कंडीशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहां तक सही है। ध्यान से देखना, एक दो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लोग दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं फ्री एक्सपेंशन। पहला केस कौन सा कंसीडर करते हैं हम लोग, फ्री एक्सपेंशन। अभी मैं बताऊंगा फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। सेकेंड केस जो हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंडीशन। दूसरा जो आपका कैटेगरी होता है दैट इज इंटरमीडिएट कंडीशन। क्या होता है, मैं एक एक करके दोनों को डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, फ्री एक्सपेंशन को। हम लोग नेक्स्ट किसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, फ्री एक्सपेंशन को। तो देखिए फ्री एक्सपेंशन को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपको क्या है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक, देखिए फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। जैसे मान के चलो ये आपके पास एक पिस्टन है। ये मैंने एक पिस्टन को यहाँ पे क्या किया, जनरेट किया, बनाया मैंने एक पिस्टन को। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ गैसेस को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ गैसेस को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अच्छा एक चीज तो आप एग्री करते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज तो यहाँ पे एग्री करोगे आप कि ये गैसेस इसके अंदर कुछ आपको प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी गैस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, पी गैस से। अब ध्यान से सुना कि अगर ये फ्री एक्सपेंशन होगा तो फ्री एक्सपेंशन बोलने का मतलब क्या है कि ये आपको पिस्टन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट ये मूव करेगा, तभी तो मैं बोलूंगा फ्री एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि अगर ये फ्री एक्सपेंशन नहीं होता तो मुझे कुछ यहाँ पे ये प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो एक्सर्ट हो रहा होता। तो अगर आपको ये कंटिन्यूअसली फ्री एक्सपेंशन है, इसका मतलब यहां से जो पी एक्सटर्नल का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। बात नंबर एक।
तो अगर मैं सबसे पहला तो ये कंडीशन है कि फ्री एक्सपेंशन कौन सा केस होता है, द कंडीशन वेयर द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। तो आपको ध्यान रखना है, फ्री एक्सपेंशन कभी भी लिखा जाए इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मुझे वर्क डन निकालना पड़े, ध्यान से समझना, वर्क डन, और ये हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं, अगर आपको पता हो, ये हम लोग इरिवर्सिबल केस देख रहे हैं। इरिवर्सिबल केस में मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम को कभी भी हम लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, यही होता है। और अगर मेरा फ्री एक्सपेंशन है तो क्या बता सकते हो, पी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब मेरा वर्क डन भी इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरा वर्क डन भी क्या हो गया इस केस में, जीरो। बात नंबर एक, ठीक है। चलिए, अब वर्क डन जीरो हो गया तो अब हम लोग और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्क डन तो जीरो हो गया, चलो ठीक। क्या हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या आप बता सकते हो कि डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, चूंकि तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब तुम लोग सोचो कि अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर आपको डेल्टा यू का वैल्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो क्या इस केस में बता सकते हो कि क्यू का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे कंडीशन आपके कब है, जबकि आपको कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। ये कब हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस केस में डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच और क्यू के बीच में आपको कुछ वैल्यूज उसका देखने को आता है। ध्यान रखना, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जहां तक सही है। तो हम लोग सबसे पहला कौन सा केस अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा, फ्री एक्सपेंशन। तो आपको फ्री एक्सपेंशन में क्या ध्यान देना है कि इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो, दैट इज वर्क डन इक्वल टू जीरो। वर्क डन जीरो, डेल्टा एच और डेल्टा यू तो जीरो होता ही आपको आइसोथर्मल में। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, अगर डेल्टा यू जीरो, वर्क डन जीरो, तो हीट का वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, आपको जीरो होता हुआ दिखेगा। यहां तक सही है। तो ये एक छोटा सा आपको एक इंफॉर्मेशन था, फ्री एक्सपेंशन के केस में किस टर्मिनोलॉजी का क्या वैल्यू होता है उसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन। यहां तक सही है। चलिए, अगर यहां तक ये बात सही है, यहां तक ये बात अगर सही है, अब हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज हम लोग सेकंड केस शुरू करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ऑब्वियस है, कंप्रेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि याद रखना कंप्रेशन और एक्सपेंशन जब भी देख रहे हैं सिर्फ आपको बताया हूं एक ही चीज, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा साइन का वर्क डन के। अगर कंप्रेशन का साइन पॉजिटिव है तो एक्सटेंशन का साइन क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ उसके साइन का डिफरेंस होता है और दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं आता है। याद। अब अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन है तो आपको पता है कि वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको मैंने इस बार क्यों वॉल्यूम के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ध्यान से समझना। तो यानी यहां पे मैं क्या, यहां तक सही है, ठीक है। चलिए, अब ये इतना सा प्रोसेस देख लिए, तो यहां पे हमारा क्या होता है, बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस से जो भी हमारे एस्पेक्ट थे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे, उसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं जल्दी से इसको 1-2 मिनट में समराइज कर रहा हूँ क्या होता है, और जो जो हमने पढ़ा है उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कंक्लूजन हमने क्या देखा, मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूं। हमने फर्स्ट देखा रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने ये देखा, इसको हमने देखा। फर्स्ट टर्म हमने इसमें क्या डिनोट किया,
कि हमारा डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहां से वर्क डन निकाला, वर्क डन का वैल्यू क्या था, -nRT log base E V2 by V1। ये हमने वर्क डन का डेरिवेशन निकाल दिया था। अच्छा, मैं एक चीज आप लोग को बताना भूल गया था, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है और ये कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स में आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अगर आपको आइसोथर्मल कंडीशन में ये दोनों डाटा दिए हुए ना, ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाऊंगा तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस टू होता है। तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा यू का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू, ये तो मैथमेटिकल तरीका हुआ, लेकिन आप इसका नाम, आप इसका थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म समझने की कोशिश करना। याद है आपको, क्यू अगर पॉजिटिव होता था इसका मतलब ये होता था कि आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, और अगर डब्ल्यू नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा होगा। याद है साइन कन्वेंशन ना, कि अगर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सिस्टम से हीट सप्लाई कर रहे हो, क्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, डब्ल्यू का क्या साइन होता था कि अगर डब्ल्यू पॉजिटिव होता था इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क होता था, और डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होता था इसका मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता था, सिस्टम वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसको देख के मैं क्या लिख सकता हूं, आप एग्री करोगे कि हीट आपको पॉजिटिव में है। अच्छा, इसका पहले मैं एक तरीका देख रहा हूं फिर दूसरा भी बता सकता हूं। अगर क्यू आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तो मतलब क्या बोलोगे, सिस्टम से हीट सप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इसको देख के आप बोल सकते हो। अच्छा, डब्ल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस क्यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू लिख दोगे तो क्या लिखो यहां पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसको क्या लिखोगे, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, यही आप बोलोगे, क्योंकि अगर क्यू निगेटिव है मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आइसोथर्मल कंडीशन में, रिवर्सिबल के केस में, अगर आप सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हो ना तो सिस्टम उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ वर्क कर देगा, या फिर उल्टा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर सिस्टम पे कुछ वर्क करोगे ना तो अपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ना वो कुछ हीट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसका मतलब क्या हो ना कि अगर किसी भी सिस्टम पे हीट देते हो और अगर आपको आइसोथर्मल कंडीशन है तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए ना सिस्टम कुछ वर्क करेगा, और कुछ वर्क करेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस। ठीक है, तो ये छोटा सा समरी था, आपको आइसोथर्मल कि सारे केसेस का उसका टर्मिनोलॉजी बताया, उसके डिफरेंट डिफरेंट केस बताए। आप इसको एक बार ऑब्जर्व करो, इसको पढ़ो, आप इसको समझो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आइसोथर्मल में कोई भी केस जनरेट नहीं होता है। तो इसके बेस पे आप कुछ अच्छे बुक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।